Good morning, student. Welcome to our next topic of chapter climate. Dear student, here in this chapter we are going to discuss and give more focus on the pressure and wind which affect the climate of India. Okay, let's start the topic. Dear student, in the previous topic we had studied that ki pressure and wind, है ना, how these two things affect the climate of India, है ना. हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था और विंड के बारे में पढ़ा था. ये दोनों चीज़ें आपके देश के क्लाइमेट को किस प्रकार प्रभावित करती हैं. हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में जाना था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ धाराएं जो है हवाएं बहती हैं और ये आकर आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको गर्म करती हैं या ठंडा करती हैं. और दूसरी बात हमने विंड के बारे में बात किया. हमने ईस्टर्न विंड के बारे में बात किया था विच केम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट are stopped by the Himalayan mountain and prevent the Indian subcontinent to be froze. ओके, लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा कि ये जो आपका ईस्टर्न विंड आती हैं वो स्पेशली लैंड से होते हुए आती हैं, है ना. अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो आप ज़रा ये पे ध्यान दीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ की तरफ इट इज़ सराउंडेड बाय आपका लैंड बाउंड्रीज, है ना. ज़्यादातर यहाँ पे आपका चाइना है, इधर क्या है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं. तो यहाँ से जो हवाएं आती हैं दे आर आपका ड्राई, उनके पास पानी नहीं होता. अगर उनके पास पानी नहीं होता है और तो अगर ये आपका हिमालय को क्रॉस करने के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती भी हैं तो इंडिया में आकर पानी नहीं बरसा पाएंगे, है ना. तो इंडिया का जो एरिया है ये आपका ड्राई रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है. वाई इट इज़ हैपन, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो फिर हमारे देश का जो क्लाइमेट है इट इज़ क्वाइट टिपिकल ना. क्वाइट टिपिकल कैसे टिपिकल है इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द कोरियालिस फोर्स. कोरियालिस फोर्स क्या होता है, जब ईस्ट से हवाएं आती हैं, है ना. ये आपका ग्लोब है ना, ये आपका ग्लोब आपको दिख रहा है. यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं ईस्ट से आ रही हैं और इधर से जो हवाएं आ रही हैं साउथ से, द ट्रेड विंड्स, है ना. जब ट्रेड विंड आपका इक्वेटर के सामने होती हैं तो दे डिफ्लेक्टेड, है ना. ये आपकी से आ रही हैं, उसके बाद ये आपका इधर की तरफ ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वैसे ही ये भी हवाएं आपका ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोरियालिस फोर्स. ये होता क्या है कोरियालिस फोर्स, ये आपका पोलर रीजन में बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. धरती जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसके घूमने के कारण जो है आपके पोलर रीजन में एक फोर्स जनरेट होता है और उसको बोलते हैं हम लोग कोरियालिस फोर्स. और इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या विंड जो हवाएं होती हैं वो क्या होते हैं, दे आर डिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं टू द राइट की तरफ. अगर आप नॉर्थ से हवाएं आ रही हैं राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई मतलब ईस्ट की तरफ आ गई. अगर आपका साउथ की तरफ से हवाएं आ रही हैं अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर दी गई ईस्ट की तरफ. इससे क्या होता है कि जब ये हवाएं आपका साउथ से आती हैं तो ये हवाएं अपने साथ पानी लेकर आती हैं, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर इज आल्सो नोन एज आपका वाटर हेमिस्फीयर. और ये पानी लेकर आ रही हैं अपने साथ और ये सीधे अगर इनका रास्ता इधर क्या है अमेरिका की तरफ है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ निकल जाएंगी. लेकिन बिकॉज ऑफ कोरियालिस फोर्स दीज विंड डिफ्लेक्टेड टू द सब कॉन्टिनेंट, हमारे देश की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून. क्या कहलाती है ये साउथ वेस्ट मानसून कहलाती हैं. तो कोरियालिस फोर्स एक तरीके से इट वर्क एज एन मैग्नेट, है ना. और ये आपका जो हवाएं हैं इनको भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ रिफ्लेक्ट कराती हैं, जिसके कारण आपके देश में भारी मात्रा में पानी बरसता है. ठीक है, तो कोरियालिस समझ में आ गया आपका. कोरियालिस इज अ फोर्स विच जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द एयर दे डिफ्लेक्टेड आपका इन टू द राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड द लेफ्ट इन द साउथ हेमिस्फीयर. ठीक है, और ये आपका हमेशा चलती रहती हैं और बिकॉज ऑफ दिस मानसून इंटर इन इंडिया एंड कॉज हैवी एंड मॉडरेट रेनफॉल थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, तो ये हुआ आपका कोरियालिस फोर्स. दूसरी चीज जो है वो ये है आपका कि जेट स्ट्रीम. बेटा ये भी आपकी थ्योरी है जिसको आपको समझनी पड़ेगी. जेट स्ट्रीम दे आर द फास्ट मूविंग विंड
इन अ नैरो जोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लेटीट्यूड, है ना। ये देखिए आपका ये आपका 23.5 डिग्री लेटीट्यूड है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23 और हम 27 जाते हैं तो फिर आप देख रहे हो ये लगभग आपका ये इधर आ रहा है, और 23 एंड आपका 30 ये यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों इन इस एरिया के बीच में एक बहुत ही तीव्र गति से तेज चलने वाली हवाएं हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी से रेज होती हैं, मेडिटेरियन सी से आपकी आती हैं, और ये हवाएं आपकी स्पेशली ठंडी होती हैं, काफ़ी ठंडी होती हैं। ठीक है, और ये हवाएं क्या करती हैं, स्पेशली जो आपका ठंडी ठंडी के महीने में अक्टूबर से लेकर आप कह सकते हो कि दिसंबर जनवरी तक ये हवाएं आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 27 और 30 डिग्री एल्टीट्यूड पे बहती रहती हैं, जिसके कारण ये पूरा का पूरा है आपका हिंदुस्तान ये ठंडा रहता है ना। लेकिन गर्मी के महीने में क्या होता है, द कंडीशन इज टोटली आपका डाइवर्ट। गर्मी के महीने में बिकॉज ऑफ सन, क्योंकि सन जो है आपका क्या होता है, ये आपका अर्थ है दिस इज सन, और ठंडी के महीने में सन आपका यहाँ पे रहता है, लेकिन गर्मी के महीने में ये सन आपका कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर में। जब साउथ हेमिस्फीयर में आता है तो ये जो आपका जेट स्ट्रीम का जो बेल्ट है ये यहाँ पे ना होकर ये कश्मीर के ऊपर की तरफ बहना शुरू होता है ना। जब कश्मीर के ऊपर बहना शुरू होगा, ये गर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ समर में ये जो आपका जेट स्ट्रीम की एरिया होती है वो कहाँ बहती है, टू द नॉर्थ ऑफ कश्मीर। और नॉर्थ ऑफ कश्मीर बढ़ने के कारण जो है ये जो आपका एरिया बचा, ये एरिया दैट रिमेन वार्म, क्या हो जाएगा, ये वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ गर्म पड़ेगा, गर्मी होगी, तो ये आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे मानसूनी हवाएं जो है आकर्षित होना शुरू होती हैं। ओके, तो जेट स्ट्रीम की आप आपने बात देखा, जेट स्ट्रीम क्या है, इट इज़ अ फास्ट ब्लोइंग विंड, है ना, जो कि आपका अपर एटमॉस्फेयर में बहती है। और हमने आपको बताया भी कि 27 और 30 डिग्री सेल्सियस डिग्री लेटीट्यूड पे बहती हैं। और ये क्या है, दे हेल्प इन द अराइवल ऑफ मानसून एंड काजेज इफिशियंट रिलेशन बिटवीन द विड्रॉल ऑफ द साउथ जेट स्ट्रीम एंड द ITCZ। और जब ये आपका ये जो जेट स्ट्रीम आपका नॉर्थ से चली जाती है, इसके कारण जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे गर्मी का एक बेल्ट डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम, है ना। जेट स्ट्रीम एक वो बेल्ट है जो कि ठंडी के महीने में देश को ठंडा करके रखती है, लेकिन गर्मी के महीने में ये जो जेट स्ट्रीम होती है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसके कारण आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो गर्म हो जाता है, और वहाँ पे आपका साउथ वेस्ट मानसून जो है वो अट्रैक्ट होता है और यहाँ पर रेनफॉल कराता है। तो इट इज़ अबाउट द जेट स्ट्रीम। तीसरी चीज़, जेट स्ट्रीम आप यही देख रहे हो, यहाँ पे यही दिया गया है कि आपका मेडिटेरियन सी थी ये जेट स्ट्रीम आपकी बहती है, और ये सीधा इसी नैरो जोन पर बहते हुए चलती रहती है। लेकिन इन द मंथ ऑफ आपका समर दिस जेट स्ट्रीम गोज टू द अप, ऊपर की तरफ बहना शुरू हो जाती है, इधर ऊपर नहीं। और गर्मी के महीने में जो इसका कम बैग रहता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, है ना, पश्चिमी विक्षोभ। अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे देश में ठंडी के दिनों में बारिश होती है ना। ये होता है स्पेशली बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, है ना। ये फेनामिना है जो कि विंटर मंथ में आपका मेडिटेरियन रीजन से चलने वाली हवाएं, क्योंकि मेडिटेरियन सी जो है वो एक रीजन है जहाँ पे पानी है, सी है वो, और वहाँ जब हवाएं चलती हैं किधर किधर चलती हैं, दीज विंड ब्लो टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड काज रेनफॉल इन द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ना। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हम बात करते हैं, नॉर्थ में हमारा यूपी बिहार आता है, और वेस्टर्न पार्ट पर अगर हम बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा आता है ना। इन क्षेत्रों में आपका भारी बारिश कराता है, और ये बारिश आपका स्पेशली रबी क्रॉप के लिए काफ़ी सक्सेसफुल भी रहता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये आपका पानी हमारे में बहता है, बरसता है,
और ये इसी कारण क्या होता है कि आपके यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये जो रेनफॉल वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, इस कारण बड़े पैमाने पर वहाँ पे बाढ़ और तूफान आते हैं, जिस कारण आपका दैट इज द काज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ आपका प्रॉपर्टीज एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप इस मैप में देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है आपके देश का, स्पेशली उड़ीसा का पार्ट ना, दिस पार्ट उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, दे आर वेरी मच अफेक्टेड, क्योंकि आपका मेडिटेरेनियन सी से हवाएं आई, यहाँ पे बारिश करती हैं। आफ्टर दैट दीज विंड गो टू द बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पे गई, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से वो आपके देश में, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है दैट इज़ आपका ड्राई रीजन होता है ना, एक बहुत लंबा सा समय रहता है जिस समय में वहाँ पे पानी नहीं बरसता होता। तो ये जो आपका रीजन है यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर रेनफॉल होता है। ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड दैट इज आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया है ना। स्पेशली इट इज़ हेल्पफुल फॉर द फार्मर हु शोज द रबी क्रॉप and instead of that it also caused the destruction of people as well as the property. So it is about the pressure and wind. Now on the basis of the topic we have certain questions. पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि व्हाट इज जेट स्ट्रीम, आपको बताना पड़ेगा कि जेट स्ट्रीम क्या है, हमने भी किया है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होती हैं, इसको आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। कोरियलिस फोर्स, टू राइट द डेफिनेशन ऑफ कोरियलिस फोर्स, कैसे जनरेट होती है, क्या इफेक्ट करती है वो। 5 फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमने बहुत सारे फैक्टर पढ़े हैं, वो 5 फैक्टर के बारे में लिखना है। ठीक है, ओवर विच लैटिट्यूड्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम लोकेटेड, हमने बात किया था कि किस लैटिट्यूड पर ये आपके जेट स्ट्रीम बहती है, तो आपको लिखना है। हाउ डज टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ, हमने इसको पीछे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, क्यों करता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। और दैट इज क्वेश्चन विच यू हैव टू लोकेट ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आपको पाथ दिखाना है जेट स्ट्रीम का, भारत में जेट स्ट्रीम का जो रास्ता है वो दिखाना है। स्पेशली आपको विंटर में भी दिखाना है ना, और समर में भी दिखाना है, क्योंकि विंटर और समर में जेट स्ट्रीम का जो पाथ होता है वो डिफरेंट होता है। आपको समर और विंटर का पाथ दिखाना है जेट स्ट्रीम। ओके, so these are the questions for these are the topic for today. We will come with the next topic in the next lecture. Thank you.